हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, हम लोग जनवरी 2022 के फोर्थ वीक के क्विज को जो है वो अभी कवर करने जा रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आपको आंसर बताना है। आपको अभी करना क्या है, अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठिए और जैसे ही मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ता हूं तो तुरंत आपको क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर मार्क कर देना है। राइट, कि जो भी आपको सही लगता है ऑप्शन में से, कि जो भी करेक्ट आंसर है तो तुरंत जो है वो आपको अपने पेपर पर लिख देना है। फिर जैसे ही मैं उसका आंसर बताऊं तो आप चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। राइट, और फिर एट द एंड ऑफ द क्विज आपको क्या करना है कि जितने भी आपके आंसर करेक्ट वाले हैं, राइट, मतलब कि करेक्ट आंसर जितने भी आपके हुए, राइट टिक जहां पर भी आपने मार्क किया है उसको काउंट करना, फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना कि टोटल आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। एंड गाइज, इस तरीके का जो क्विज है, वीकली क्विज, ये रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है आपको। और ये इस क्विज में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जिनसे रिलेटेड मैं आपको पिछले हफ्तों में करंट अफेयर्स पढ़ा चुका होता हूं। तो आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स के ऊपर ही आधारित होंगे। राइट, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है। राइट, बट हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ स्टेटमेंट अलग से हम आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो डाल दें, क्योंकि यही तो आपकी प्रैक्टिस है कि आप किस प्रकार से, कितने अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर लेक्चर को सुन रहे हो, फोकस कर रहे हो और रिकॉल कर पा रहे हो। क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको रिवीजन कंटिन्यूअस करते रहना है टॉपिक्स का, और टेस्ट देते रहना है और रिकॉल करते रहना है। राइट, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन देकर चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो क्विज के माध्यम से हम लोग अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, तो यही चीज आपको करनी है। राइट, और इसको रेगुलर बेसिस पर करो और कंसिस्टेंट रहो, और बाकी मैं आपके लिए हर हफ्ते इस प्रकार के टेस्ट जो है वो लाता रहूंगा। बाय द वे, आप लोग को बता दूंगा इसकी, अभी तक हम लोगों ने टोटल 125 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जनवरी महीने के, और आज के क्विज में टोटल 75 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। 75 क्वेश्चंस। राइट, तो चलो समय नहीं वेस्ट करते हुए फटाक से क्विज को स्टार्ट करता हूं। पहला आपके लिए क्वेश्चन है आर्टेमिस प्रोग्राम का। तो आर्टेमिस कार्यक्रम जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि ये नासा का अगला मिशन है मून के लिए। नासा का चंद्रमा पर अगला मिशन है। बताइए क्या होगा स्टेटमेंट, करेक्ट या इनकरेक्ट? दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह स्पेस शटल कोलंबिया की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। बताइए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप जानते हैं कि नासा का नेक्स्ट मिशन है ये मून के लिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बताइए क्या ये महारत्न कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस की महारत्न कंपनी है क्या? और क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो गाइज, आप लोग जानते हैं कि ये महारत्न कंपनी नहीं है, मिनी रत्न की कैटेगरी 1 वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको डिटेल में हमने पढ़ा था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंडर आती है? बताइए। और क्या ये क्रिएट करती है, अपडेट करती है हमारी कंट्री के जियो साइंटिफिक डेटा को, और इवन मिनरल रिसोर्स का असेसमेंट करती है, मूल्यांकन करती है खनिज संसाधन का? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का? तो करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड। सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए ब्लैक कार्बन से रिलेटेड है। तो ब्लैक कार्बन क्या एक पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट है? बताइए, एक प्रकार का पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट है क्या? और ब्लैक कार्बन कब बनता है? जब जो कंबशन जो होता है, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो जब वो आधी जलती है, इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है, तब उस समय बनता है क्या? बताइए। और ब्लैक कार्बन क्या एटमॉस्फेयर पर महीने, बहुत महीनों से सालों तक जो है वो रहता है क्या? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लैक कार्बन रहता है, बट बहुत ज्यादा डैमेजिंग सिचुएशन ये क्रिएट करता है, हीट को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। राइट, अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोडायवर्सिटी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो एरिया होता है, मतलब एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म का उपयोग किया जाता है उन एरियाज के लिए जो एरिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडायवर्सिटी में, सबसे ज्यादा ग्लोबल लेवल पर। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो क्राइटेरिया होता है किसी एरिया को की बायोडायवर्सिटी एरिया जो है वो डेजिग्नेट करने का, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट नहीं देती है, ये आईयूसीएन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन गगनयान से रिलेटेड, कोई गलत मत करना ये वाला क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव जो मिशन गगनयान प्रोग्राम का हमें देखने को मिलता है वो क्या है?
to demonstrate the capability to send humans to low Earth orbit on board an Indian launch vehicle and bring them back to Earth safely. गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इंडिया क्या पांचवी कंट्री हमें देखने को मिल रही है यूएसए, यूके, रशिया, चाइना के बाद जिसके पास इस प्रकार से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन हमें देखने को मिलती है। बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसका कोई गलत आंसर मत देना। तो इंडिया पांचवी नहीं, इंडिया चौथी कंट्री है, राइट। एंड मिशन गगनयान का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमारी धरती से जो है वो ह्यूमंस को, यानी कि हमारी लैंड से, इंडियन जमीन से पहली बार जो है वो ह्यूमन को स्पेस में भेजना और सेफली वापस लेकर आना, राइट। तो ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड था, राइट। इससे रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए थे, तो इसका भी कोई भी गलत उत्तर मत देना, सही आंसर्स दो। स्पेस डेब्रिस अंतरिक्ष मलबे के बारे में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्पेस डेब्रिस पोजेस अ ग्लोबल थ्रेट टू कंटिन्यूड यूज ऑफ स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट क्रिटिकल फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेदर, क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड रिमोट सेंसिंग। तो अंतरिक्ष का मलबा अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों के निरंतर उपयोग के लिए एक वैश्विक खतरा बन गया है। जो हमारी काफी सारी स्पेस में सैटेलाइट्स जो मौजूद हैं, तो क्या स्पेस डेब्रिस उनके लिए खतरा बन गया है, ये पूछा जा रहा है। और डेब्रिस जो है वो आज की डेट में लगातार स्पेस जंग की प्रॉब्लम बनता जा रहा है, लगातार प्रॉब्लम्स बनती जा रही है। मेजर रिस्क इवन ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बन गया है, और जो सैटेलाइट्स हम लोग को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखने को मिलती है तो उनके लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए जस्टिस क्लॉक का है। जस्टिस क्लॉक, तो क्या ये एक एलईडी डिस्प्ले है 7 बाय 10 फीट की, जो कि 17 फीट की ऊंचाई पर हम लोग को देखने को मिल रही है ग्राउंड से। और जस्टिस क्लॉक जो है गाइस, बताइए कि क्या ये गुजरात में न्याय वितरण प्रणाली जो है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, इसके महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करेगा ताकि राज्य की न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों की अधिकतम पहुंच और दृश्यता हो सके। मतलब कि मैक्सिमम आउटरीच और विजिबिलिटी हो सके, लोगों को पता लग सके इस डिस्प्ले के जरिए कि कितनी ज्यादा तेजी से जो है वो केसेस खत्म किए जा रहे हैं गुजरात के अंदर, राइट, कोर्ट केसेस। तो ये चीज आप थोड़ी सी बताइए कि क्या होगा दोनों में से करेक्ट आंसर। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। बताइए जरा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पर लोकेटेड है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना। बताइए जरा फटाक से। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, राइट, तो आप जानते हैं। और रूफटॉप सोलर स्कीम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। रूफटॉप सोलर स्कीम, तो क्या ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है डिस्कॉम के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा। बताइए जरा। और मेन एम इस स्कीम का क्या ये है कि 2025 तक 40,000 मेगावाट जो है वो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स से जो है वो जनरेट करना। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोनों स्टेटमेंट में से। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि टारगेट क्या है कि 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कब तक अचीव करना, सोलर एनर्जी के माध्यम से या सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो 2022 तक, ना कि 25 तक। याद रखनी है ये वाली बात, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक पर्टिकुलर प्लांट की प्रजाति छठे शेड्यूल के अंदर रखी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, तो इसके ऊपर जो है वो क्या इंप्लीकेशन होगा। यानी कि क्वेश्चन सीधे सीधे ये आपसे पूछ रहा है कि प्लांट की प्रजाति जो शेड्यूल 6 के अंदर आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, तो उसका क्या मतलब है। तो क्या ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट हो सकता है क्या ये एक ऐसा प्लांट हो सकता है कि जिसको कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता होगी। और क्या ये एक ऐसा प्लांट हो सकता है क्या जिसको कल्टीवेट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं किया जा सकता। और क्या ये एक ऐसा प्लांट हो सकता है क्या जो कि इन्वेजिव हो और हार्मफुल हो हमारे इकोसिस्टम के लिए, राइट, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए आक्रामक और हानिकारक हो। तो क्या ये ऐसा पौधा है क्या। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बी करेक्ट आंसर है कि ऐसे पौधों को उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस रखिए आप। और 137 नंबर क्वेश्चन गाइज आपका रिपीट हो गया, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, उसमें आपको हम बोनस दे देंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे उस चीज के लिए। और बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किस चीज को सपोर्ट करता है गाइज। तो क्या ये
टैक्सीडर्मी को सपोर्ट करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो आपको टैक्सीडर्मी क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो जूस जो है, जूस चिड़ियाघर जो है, उसका जो मैनेजमेंट है, ये इस कानून का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। इस अधिनियम के एक संस्थापक उद्देश्य में से एक चिड़ियाघर का प्रबंधन है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको बता दें गाइस, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो गाइस, टैक्सीडर्मी बेसिकली एक कला होती है एनिमल की बॉडी को प्रिजर्व करने की। जैसे आपने कई बार स्टैचूज वगैरह देखे होंगे जिसमें ओरिजिनल एनिमल की स्किन लगाई जाती है, उसकी त्वचा लगाई जाती है। तो टैक्सीडर्मी वो एक स्टडी होती है, तो उससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कोई लेना देना नहीं। हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस प्रकार की एक्टिविटीज को बैन करने पर फोकस किया जाता है, क्योंकि कई बार लोग जो है वो अपने शौक के लिए जानवर की हत्या करवा देते हैं, और उसकी मतलब वही चीज ये मान के चलिए कि उसकी जो स्किन जो होती है पूरी, उसको एक स्टैचू, एक ढांचे में जो है वो लगाकर उसका मतलब वो होते हैं कुछ शौकीन लोग होते हैं ना कि शेर की चमड़ी जैसे उनको चाहिए, जैसे कारपेट के तौर पर कारपेट के लिए उनको शेर की चमड़ी चाहिए, तो इस टाइप की अलग अलग होती है। तो ये इस पर तो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कड़ी निंदा करता है, राइट। तो बात समझ में आई। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जू के मैनेजमेंट के लिए भी काम करता है। अब गई श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो वेदांत के विशिष्ट अद्वैत उप विद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध है क्या ये फेमस चीफ प्रपोनेंट है वेदांत के जो सब स्कूल विशिष्ट अद्वैत के? बताइए। इन्होंने काफी सारे टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे कि भाष्य क्या इनके द्वारा लिखा गया है क्या, राइट। और ब्रह्म सूत्र पर, भगवत गीता पर और सभी संस्कृत पर इन्होंने भाष्य लिखे हैं, काफी सारे टेक्स्ट जो है वो लिखे हैं, राइट, ग्रंथ जो है वो लिखे हैं प्रभावशाली। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। श्री रामानुज आचार्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट इनसे रिलेटेड ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 की अभी रिसेंटली न्यूज में थी। बताइए किस चीज से रिलेटेड है मंडल कमीशन। क्या ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, भारत में पुलिस सुधार से रिलेटेड है? क्या सिविल सर्विसेज सुधार, सिविल सेवा सुधार से रिलेटेड है? क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म, भारत में चुनावी सुधार से रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव? तो आप जानते हैं गाइस, हमने डिस्कस भी किया नन ऑफ द अबव। तो बताइए मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? तो रिजर्वेशन, इंडिया के अंदर रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है। याद करो 50% रिजर्वेशन लिमिट के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड से रिलेटेड है, इसका तो कोई भी गलत आंसर मत देना, इतनी बार हम क्वाड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्या ये ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान शामिल है? और ये सभी की सभी चारों कंट्री का एक कॉमन ग्राउंड है, एक ये है कि ये सभी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, और मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी यानी कि जो समुद्री व्यापार और सुरक्षा में इनके समान हित हम लोग को देखने को मिलते हैं, कॉमन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान 2 मिशन से रिलेटेड है। तो चंद्रयान 2 मिशन के अंदर क्या एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है क्या? बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स क्या बताओ, अपने पेपर पे लिखकर बताओ, राइट, कि ये सही है कि गलत है, राइट। और ये बेसिकली नॉर्थ पोल जो है मून का है, जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक, तो वहां पर जो है वो जाकर एक्सप्लोरेशन करेगा। बताओ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस मिशन का क्या ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना लूनार सरफेस पर, और रोबोटिक रोवर जो है वो लूनार के सरफेस पर चलाना। बताओ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑर्बिटर तो इस मिशन में है ही नहीं, हमने डिस्कस किया था डिटेल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस और सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के लिए लाया गया था। याद करो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पैंगोंग सो से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपको मिलेगा। पैंगोंग सो, और पैंगोंग सो क्या शक्सगम वैली के नजदीक है? तो लोकेशन से रिलेटेड, मैंने आपसे बोला कि पैंगोंग सो का क्वेश्चन आएगा तो लोकेशन से रिलेटेड ही आएगा। और क्या ये 33 जियो सिंक्लाइन जो है वो बनाती है? बताओ क्या होगा दोनों में से करेक्ट आंसर। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, राइट। तो इसके लिए आपको लोकेशन बहुत ध्यान से देखनी है पैंगोंग सो की, उसके आसपास की वैलीज की लोकेशन, जो न्यूज में वैलीज आई हैं उनके बारे में आपको आइडिया रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज ये कहां पर पाए जाते हैं? इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो मेघालय इज द करेक्ट आंसर, बिना ऑप्शन
पढ़े आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल ही चुका होगा, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो CATS के अंदर क्या क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि अलाउ करते हैं टाइगर साइट्स को कि वो चेक कर सकें उनके मैनेजमेंट को कि सही तरीके से टाइगर कंजर्वेशन सक्सेसफुल या फिर टाइगर का, बाघों का संरक्षण जो है वो सफलतापूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब आसान शब्दों में। तो क्या ये कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, क्या ये कुछ क्राइटेरिया सेट करती है जिसके माध्यम से आप किसी साइट पर ये पता लगा सकते हो कि टाइगर का सही तरीके से संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। और इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2011 में, सॉरी। बताओ जरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसे ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? 2013 में, 2013 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल टाइगर फोरम से रिलेटेड है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम क्या इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो कि टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, बाघों के संरक्षण के लिए काम करती है, बताइए। और इंडिया इकलौती मेंबर कंट्री है एशिया की जिसने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। काफी सारी एशियन कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर हम लोग को देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती नदी से रिलेटेड। ये नदी जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है? कपाल तीर्थ से ओरिजिनेट हुई है क्या? हिमालय के अंदर, कैलाश के वेस्ट में। और क्या ये नदी जो है वो हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ ऑफ गुजरात से होते हुए जो है वो गुजरती है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर क्या होगा करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो केरला बर्ड एटलस को क्या माना जाता है एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के मामले में, यानी कि भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस है क्या? केरला बर्ड एटलस, बताओ। और पहला ऐसा स्टेट लेवल का बर्ड एटलस इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है जिसे क्रिएट किया गया है द केरला बर्ड एटलस के नाम से, बताओ। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं क्या? और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या ऑनरेबल प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑफिस होल्ड करते हैं, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टॉपिक तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्या ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे क्या, बताओ। और क्या ये विवेकानंद की टीचिंग से इन्फ्लुएंस हुए थे क्या? विवेकानंद जी की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे क्या, बताओ। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है क्या रिपब्लिक डे की जो इवेंट्स जो होते हैं उसके क्या बिल्कुल एंड में ये सेरेमनी जो है वो हमें देखने को मिलती है क्या? और इसे क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्शन डी के द्वारा, बताओ। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहां पर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम लोग को देखने को मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से बताइए कि सिविल कंटेम्प्ट कौन सा होगा, दीवानी अवमानना जो है वो कौन सी होगी। तो कोर्ट जो है गाइस, अदालत जो है, अदालत को दिए गए एक उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन करना, विलफुल ब्रीच, या फिर आप अदालत ने एक ऑर्डर दिया है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, तो क्या ये सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। और किसी कोर्ट की अथॉरिटी को गिराना, जो कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, उसके अधिकार जो है उसको कम करना, उसके स्टेटस को नीचे करना, बताओ जरा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, दूसरा क्रिमिनल की कैटेगरी में चला जाता है। एंड गाइस 154 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बोनस क्वेश्चन एक रिपीट हो गया है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो सेम ही था, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। पहले में करेक्ट था और दूसरे में इनकरेक्ट है, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट क्वेश्चन की कैटेगरी सेम ही थी, तो इसलिए मतलब स्टेटमेंट वगैरह जो थे वो थोड़े सेम ही थे, तो इसलिए मैंने उसको आप लोग के लिए एक बोनस क्वेश्चन दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। तो क्या ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है क्या ये? और क्या इस ट्रीटी को साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को, बताओ जरा। नाटो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाटो। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलीमात कमिटी से एसोसिएट है। तो मलीमत कमिटी जो है वो किससे एसोसिएट है, बताओ। किस चीज के रिफॉर्म से रिलेटेड, सुधारों से रिलेटेड? क्या डिफेंस, फिनटेक, कॉलेजियम जुडिशरी या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड मलीमठ समिति हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा नेक्स्ट, किनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इंडिया के अंदर कहा गया है, मतलब कि भारत में आपराधिक कानून के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार किनको कहा जाता है? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाबा साहेब अंबेडकर को या महात्मा गांधी को? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थॉमस
बेबिंगटन मैकॉले, तो इन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया के तौर से जाना जाता है। अब गाइस ये क्वेश्चन जो है वो फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन का है, तो आपको दोनों की एक जानकारी होनी चाहिए कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है और बायो फोर्टिफिकेशन क्या है। तो ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को। फूड फोर्टिफिकेशन हैज द इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एम्बेडेड इन द क्रॉप बीइंग ग्रोन। फूड फोर्टिफिकेशन में उगाई जा रही फसल में पोषक तत्वों की सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। और बायोफोर्टिफिकेशन इंक्रीजेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स बाय एडिंग ट्रेस अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो बायोफोर्टिफिकेशन प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की ट्रेस मात्रा जोड़कर खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाता है। बताओ जरा, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मतलब कि आप मान के चलिए कि फूड फोर्टिफिकेशन की जो डिफाइन किया गया वो सेकंड स्टेटमेंट में किया गया और बायो फोर्टिफिकेशन को फर्स्ट स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब गाइस राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनो। तो क्या ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है राइस में, जिसके तहत राइस की न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसका लुक और उसका टेस्ट है वो इंप्रूव हो सके? बताओ। फिर जो फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं उसको जब कंज्यूम किया जाता है तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी विटामिन का कंटेंट इंक्रीज होता है। बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? काफी सारे लोग सी मार्क कर देंगे, उनको लगेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट मैं आपको बता दूं पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो राइस के अंदर है तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंक्रीज करेगा, दैट इज करेक्ट। न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंक्रीज करेगा, बट लुक और टेस्ट में चेंजेस थोड़ा ना होता है, लुक और टेस्ट थोड़ा ना चेंज होता है, लुक वैसे ही रहता है। कोई भी अगर आप फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे तो उसका लुक और उसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा ना बदलता है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता, सेम एज इट इज रहता है। तो ये एक चीज थी, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ध्यान से पढ़ा करो स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन है वर्ड एनफ्यूजर से रिलेटेड। तो एनफ्यूजर जो है वो क्या है? तो एयर क्वालिटी ऑब्जर्वेशन के लिए एनफ्यूजर का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट बस थोड़ा सा याद रखना, आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए। वर्ल्ड बैंक के स्टार प्रोजेक्ट जो है वो कुछ समय पहले न्यूज में मेंशन था, तो क्या इसका मेन एम क्या है वर्ल्ड बैंक के स्टार्स प्रोजेक्ट का? जॉब अपॉर्चुनिटी को एनहेंस करना, क्वालिटी और जो स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी और गवर्नेंस को इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंप्रूव करना, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। तो आपको पता है गाइस कि वर्ल्ड बैंक का स्टार प्रोजेक्ट हमने पहले पढ़ा था कि ये स्कूल की एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने का, इंप्रूव करने का काम करता है और गवर्नेंस को इंप्रूव करने का काम करता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड है स्टार्स प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का, ठीक है? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो अब ध्यान सुनो, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 6% वैलिड वोट जो है किसी भी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट से उसको हासिल करने पड़ेंगे लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के, असेंबली के इलेक्शन के दौरान, और उसे एटलीस्ट 2% सीट जो है वो लोकसभा के अंदर जो है वो जीतनी होगी, राइट? और ये मेंबर जो होंगे वो इलेक्ट होंगे अलग अलग 3 अलग अलग स्टेट से, मतलब कि उसे 2% सीट तो जीतनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर और 3 अलग अलग स्टेट से उसके मेंबर जो है वो उसको चूज करने पड़ेंगे। बताइए, मतलब 3 अलग अलग स्टेट से मेंबर होने चाहिए उसके। तो ये बिल्कुल दोनों ही स्टेट में बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। अब क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, ईस्ट टू वेस्ट में आपको कुछ सिटीज जो है, कुछ एरियाज जो है उनको अरेंज करना है। हो ची मिन सिटी, फुकेट, यांगोंग। तो मेरे ख्याल से ये इस टाइप की जब कई बार क्वेश्चन आए और हमने अगर उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा तो तुक्काबाजी कोई मत करना। कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि स्किप करने वाले होंगे, तो उसको स्किप कर देना, दिमाग मत खराब करना अपना उन क्वेश्चंस में, या टाइम वेस्ट मत करना। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट स्किप ही नहीं करते क्वेश्चन को। यार देखो, आपको सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर कट ऑफ को निकालना है, बस ये मान के चलो। तो अगर आपके 70-80 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, बहुत आगे हो आप। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, बहुत आगे हो, आराम से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। 70-80 क्वेश्चन तो आपके हाथ में रहता है, राइट? तो बट उसके आगे क्या होता है कि 10 क्वेश्चन, मान के चलो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे डेफिनेटली, जो सबके छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, उलझ जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो
किस प्रोविजन के अंदर हमें देखने को मिलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, बताओ, या ऑल दी अबव? तो पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नजफगढ़ झील से रिलेटेड है। तो नजफगढ़ झील जो है वो क्या साउथ वेस्ट दिल्ली में हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल हाईवे 48 में, गुरुग्राम रजोखरी वाला जो बॉर्डर वाला एरिया है, क्या वहां पर है? और क्या ये लेक हम लोग को देखने को मिलती है आज की डेट में, जो आसपास का एरिया है दिल्ली का और गुरुग्राम का, तो वहां से जितनी भी गंदगी जो है वो आकर इस लेक में जो है वो भर गई है, मतलब नाला बन गया है ये। तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नेटिव आयन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सिलिकॉन रिस्ट बैंड, क्वांटम या फिर स्केलर एनर्जी पेंडेंट्स या किनेस्थीसियोलॉजी टेप में उपयोग में लिया जाता है क्या? और नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नेगेटिव आयन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और क्या ये करंटली एडवर्टाइज किए जाते हैं हेल्थ को, एनर्जी बैलेंस को और स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के पर्पस के लिए? तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेगेटिव आयन जो टेक्नोलॉजी है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है, टेक्नोलॉजी के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पद्म अवार्ड जो है क्या वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया के अंदर, और हर साल रिपब्लिक डे पर इसको अनाउंस किया जाता है क्या? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सिविलियन अवार्ड भारत रत्न और पद्म विभूषण 1954 में जो है वो शुरू किए थे। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और पद्म अवार्ड कमेटी जो है उसके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है। तो ये कानून जो है वो पहली बार 1976 में लाया गया था, और क्या ये कानून जो है वो अभी तक 5 बार अमेंड हो चुका है? बताओ जरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2010 और 2020 में अमेंड हुआ है ये, अभी रिसेंट पास्ट में, राइट? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिथियम से रिलेटेड है। तो लिथियम क्या हार्ड ब्लैक व्हाइट मेटल है? ब्लैक व्हाइट बताओ। लिथियम ध्यान से पढ़ा होगा, सिल्वर विल्वर कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिलती है किसी भी सॉलिड एलिमेंट में, सबसे हाईएस्ट हीट कैपेसिटी है इसकी। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड है। तो क्या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स को पोलार और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है वो भेजने के लिए, और पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को क्या डेवलप किया है हैवियर इनसेट क्लास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजने के लिए? तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक्सचेंज है, तो इसके जो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पीएसएलवी से रिलेटेड है। तो क्या ये सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है? तो नहीं, ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। और क्या इसने सक्सेसफुली 2 स्पेसक्राफ्ट जैसे कि चंद्रयान 1 और एमओएम मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था? बिल्कुल सही, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएसएलवी जो है वो डेवलप किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को पोलार और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, और जीएसएलवी को डेवलप किया है इनसेट क्लास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस वर्क वीजा से रिलेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स के। तो H2B वीजा और L1 वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो H2B वीजा क्या अलाउ करता है फूड और एग्रीकल्चरल वर्कर्स को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और L1 वीजा क्या अलाउ करता है कंपनीज को कि कंपनी जो है वो हाईली स्किल्ड वर्कर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांसफर करे 7 साल के पीरियड के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जनवरी 1930 से रिलेटेड है। क्या इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर इसको मनाया गया था, जिस समय हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो फ्रीडम घोषित कर दी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी, और जो हमारे मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के उनको लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसी दिन अडॉप्ट करना चाहिए जिस दिन कोई ना कोई सिग्निफिकेंस हो पास्ट में, राइट? तो इसलिए 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे की जो डेट थी या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट जो थी वो चुनी गई थी 26 जनवरी, राइट? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो क्या ये मैंडेटरी है किसी भी एनजीओ या एसोसिएशन के लिए कि उसे फॉरेन फंड्स या डोनेशन अगर रिसीव करना है तो उसे एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? बिल्कुल करेक्ट। और एक बार एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो वो 3 सालों के पीरियड के लिए रहता है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? तो 3 नहीं 5 सालों के पीरियड के लिए रहता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एनजीओ के लिए मैंडेटरी होता है एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कराना फॉरेन डोनेशन के लिए, फॉरेन फंड्स के लिए,
और FCRA का रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अबक्का चोटा से रिलेटेड है। रानी अबक्का चोटा से रिलेटेड, तो क्या ये पहली तुलवा रानी हम लोग को विजयनगर एम्पायर की देखने को मिली थी क्या? क्या ये विजयनगर एम्पायर की थी क्या? और क्या इन्होंने पोर्चुगीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी 16वीं सेंचुरी के दौरान? तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता है जो कि खरीदा जा सकता है किसी भी इंडियन सिटीजन या कंपनी के द्वारा जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अवेलेबल होते हैं 10 दिन के लिए हर साल। हर साल की शुरुआत में क्या 10 दिन के लिए होते हैं? नहीं, कुछ महीनों के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं कि फर्स्ट 10 डेज के लिए होते हैं। तो इसकी दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तापी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो तुर्कमेनिस्तान में ये लॉन्च की गई थी तापी प्रोजेक्ट 2013 में। बताओ क्या ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि डेवलप की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के सपोर्ट के साथ? तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तापी के लिए तो अभी विवाद चल ही रहा है, तो ये लॉन्च तो इसका तो है ही नहीं, अभी तक प्रपोजल था और अभी तक पाइपलाइन बिछी ही नहीं है, राइट, क्योंकि इश्यूज चल रहे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर तो बिना ऑप्शन दिए आप बता सकते हो, टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मातंगिरी हजारा से रिलेटेड है। तो बंगाल की एक स्वतंत्रता सेनानी थी क्या ये मातंगिरी हजारा? और क्या इन्होंने अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी थी, अपने प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिए थे संघर्ष में? और इन्होंने क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था क्या? और क्या सॉल्ट एक्ट को तोड़ने के लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था क्या? तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिथुआनिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, लिथुआनिया। तो क्या ये 3 बाल्टिक स्टेट्स में से एक बाल्टिक स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है ईस्टर्न शोर पर बाल्टिक सी के? तो लोकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। अगर लोकेशन अच्छे से क्लियर है तो ये टॉपिक का आंसर आप करेक्ट बता दोगे, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर। और लिथुआनिया जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है लाटविया के साथ, बेलारूस के साथ, राइट, पोलैंड के साथ, रशिया के साथ, राइट। बताओ, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो क्या ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है क्या? बताओ। और क्या ये ज्वाइंट प्रोग्राम हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है? बताओ। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जो है गाइस ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट में ग्रो कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में, बिल्कुल सही जवाब। और इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 450 गीगावाट की हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करेंगे। कब तक? क्या 2050 तक? नहीं, गलत जवाब, राइट। तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ की एपेलेट बॉडी से रिलेटेड है। तो डब्ल्यूटीओ की एपेलेट बॉडी क्या 1995 में सेटअप की गई थी? और क्या ये एक स्टैंडिंग कमेटी यानी कि परमानेंट कमेटी 7 मेंबर की हम लोग को देखने को मिलती है क्या? और क्या ये एपेलेट बॉडी जो है वो सही ठहरा सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिवर्स कर सकती है पैनल के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पैनल के डिसीजन को जब भी कोई डिस्प्यूट होता है उस दौरान? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी डिस्प्यूट्स से रिलेटेड न्यूज आई है तो पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एक मटेरियल के अंदर बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है? बताओ। जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है सुपर कंडक्टिविटी में। तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप में गलत है। और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो क्या भारी मात्रा में एनर्जी जो है उसको बचाते हैं? और क्या इसका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए? तो बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दूसरा, पहला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेट मिसाइल से रिलेटेड है। तो क्या ये इकलौती लैंड बेस्ड मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है? और क्या मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल? तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल है? और इंडिया जो है ये चौथी कंट्री बन गई है क्या एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करने वाली? तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, राइट। एंटी सैटेलाइट मिसाइल है तो लैंड बेस्ड कहां से होगी, राइट। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल ग्राउंड टू एयर वाली हम लोग को देखने को मिलती है, इवन आप स्पेस बोलो, राइट। विकास इंजन, तो विकास इंजन जो है क्या ये लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन की फैमिली का हिस्सा है? और क्या ये सेकेंड स्टेज जो जीएसएलवी मार्क फर्स्ट और सेकंड की जो सेकंड स्टेज है उसको पावर करने के उपयोग में लाया गया है? तो विकास इंजन, यस एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन महारानी जिंदन कौर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या ये महारानी थी राजपूत डायनेस्टी की? और क्या ये राजस्थान के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है वो क्या इन्होंने मतलब जो लड़ी थी उसका नेतृत्व किया था? तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, महारानी जिंदन कौर सी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है पीएसएलवी के द्वारा, तो वो परमानेंट होती हैं और वो एक ही पोजीशन पर रहती हैं स्काई में, राइट। जब भी आप देखते हो एक पर्टिकुलर लोकेशन से
तो PSLV वाली सैटेलाइट क्या एक ही जगह पर रहती है क्या? और GSLV MK3 जो है वो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें पहली और तीसरी स्टेजेस जो है उसमें सॉलिड रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया, और सेकंड और फोर्थ स्टेज है उसमें लिक्विड रॉकेट इंजन का उपयोग किया। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े से साइंटिफिक होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर छोड़ने वालों में से होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहली बात तो दोनों ही इनकरेक्ट है। और इस टाइप के अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए और उसमें हल्का सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप किया करो, राइट। वैसे तो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल से ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है अपने आप में। एंड सैटेलाइट जो PSLV जो लॉन्च करती है तो ऑब्वियस ही बात है लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होगी, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि एक ही जगह पर थोड़ा ना स्टे करेगी, कितनी सारी सैटेलाइट्स है, एक जगह पर थोड़ा ना स्टे करती है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब कौर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी की क्या ये लीडर बनी थी, मतलब गदर पार्टी को एक्चुअली इन्होंने ज्वाइन किया था क्या मनीला फिलीपींस के अंदर, और क्या इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था क्या? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है गुलाब कौर जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाल्टिक सी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाल्टिक सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो नॉर्वे को छोड़कर रशिया, फिनलैंड, स्वीडन जो है वो बाल्टिक सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना लोकेशन वाइज थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, ऐसी चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड अगेन एक और क्वेश्चन है। तो क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इसको परचेज कर सकते हैं क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को? और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो डिपॉजिट किया जाता है एक्सपायरी पीरियड के बाद, राइट, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही परचेज कर सकते हैं। अब गाइस श्री रामानुज आचार्य जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या ये चीफ प्रोपोनेंट थे विशिष्ट अद्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांत के? तो ये वाली बात तो आप जानती हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये पोएट संत सुंदर मूर्ति से रिलेटेड है और भक्ति स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो कहीं से कहीं तक इनका लेना देना नहीं था, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस, तो मींस टेस्ट एंड क्रीमी लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मींस टेस्ट एंड क्रीमी लेयर का एक्सप्रेशन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में दिया था? तो कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है क्रीमी लेयर वाला जजमेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है? एम नागराज केस 2006, केशवनंद भारती केस 1973, SR बोमाई केस 1994, या इंदिरा साहनी केस 1992। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंदिरा साहनी, तो ऑब्वियस ही बात है कि वही रिजर्वेशन की हम लोग को बात करता है, राइट। तो ये चीज तो अभी तक आपको रट जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम न्यायालय एक्ट से रिलेटेड है। तो कानून के अकॉर्डिंग ग्राम न्यायालय जो है वो सिर्फ सिविल के मामले जो है वो डील कर सकती है, क्रिमिनल के मामले डील नहीं कर सकती। कानून के अंदर अलाउ किया गया है लोकल सोशल एक्टिविस्ट को कि वो मीडिएटर्स या रिकंसिलेटर्स जो है वो बन सकते हैं। अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थों और समाधानकर्ताओं के रूप में अनुमति देता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। दूसरा वाला पहला इनकरेक्ट है क्योंकि क्रिमिनल मामले भी ग्राम न्यायालय देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ग्राम न्यायालय से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। ग्राम न्यायालय जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के होते हैं वो हेड होते हैं ग्राम न्यायालय के, प्रिसाइड करते हैं, मतलब कि जजमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के देते हैं। और ग्राम न्यायालय जो होती है उसके पास क्षेत्र अधिकार एक पर्टिकुलर एरिया का होता है, जो एरिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है। बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा? दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 डिग्री चैनल जो है वो किस कंट्री के नजदीक है? 1.5 डिग्री चैनल बताओ, 1.5 डिग्री चैनल जो है वो किस कंट्री के नजदीक है? तो द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। मालदीव्स के नजदीक हम लोग को 1.5 डिग्री चैनल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनता है। अगेन एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज हैं जिनको वेस्ट टू ईस्ट में आपको अरेंज करना है। अजरबैजान, अशगाबत, टेल अवीव और डेमेस्कस। तो ये लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वेस्ट टू ईस्ट में जो है वो अरेंज कर पाए। आराम से ध्यान से सोचो और अरेंज करो, चाहो तो लेक्चर को पॉज भी कर सकते हो, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे मैं आपको बता दूं डी है, 3412, यानी कि तेल एविवी हम लोग को वेस्ट में देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है दमस्कस, और फिर उसके बाद अजरबैजान, और उसके बाद फिर अशगाबत, राइट। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन गाइस कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो इंडिया में होती है तो उसमें जो एडजमेंट की पावर है और एडजमेंट साइन डाइन की पावर है वो किसके पास है? स्पीकर के पास है, चेयरमैन के पास है, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास, या ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, या फिर लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन के पास? बताओ। तो डी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के पास, दोनों के पास ये पावर हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसी के साथ गाइस ये क्विज समाप्त होता है। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि टोटल कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर आपने लिखे हैं। और भी अपने जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनमें शेयर करो और भी लोगों को ऐड करो। ये प्रैक्टिस आपकी रेगुलर बेसिस पर करवाई जाती है। रेगुलर करंट अफेयर्स आते हैं, वीकली
आपका क्विज कंडक्ट होता है, तो स्प्रेड करो ज्यादा से ज्यादा और कंपटीशन को बढ़ाओ और compete करो। अपने आप से आपको compete करना है। कंपटीशन को बढ़ाने का मतलब तो चलो ठीक है, आप जो है वो शेयर कर रहे हैं वो अपनी जगह है, बट आपको करना क्या है, अपने आप से compete करना है कि पिछले टेस्ट के मुकाबले इस टेस्ट में आपकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी रही, कितने ज्यादा मात्रा में आपने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या आपने नया सीखा, कहाँ आपने सिली मिस्टेक्स करी, क्योंकि अभी कर लो जितनी गलती करना है कि जिससे कि मेन एग्जाम के समय पर गलती ना कर पाओ। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं ये लेक्चर को जो है वो एंड करता हूं। तब तक लिए बाय बाय। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।